हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का गति नियम। इसमें तीनों नियम को पढ़ लेंगे हम लोग। आपको एक काम करना है, वीडियो पूरा देखना है और कॉपी कलम लेकर बैठना है और साथ ही लिख भी लेना है, क्योंकि ये नहीं रहेगा, बेसिक रहेगा पूरे तरीका से और नोट्स टाइप करेगा, तो लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करना है। और साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बस इतना चीज़ मांगते हैं, इतना करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, न्यूटन गति नियम समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जो न्यूटन का जो गति नियम है, ये यांत्रिकी के आधार है। यांत्रिकी कहने का मतलब मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स का बेस है ये न्यूटन का गति नियम। हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स, है ना, तो उसी का बेस है ये। और 1687 ईस्वी में न्यूटन ने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। इसमें, इस पुस्तक में तीनों नियम का ये उसमें वर्णन किए थे, उसमें सिद्ध किए थे, बताए थे, जो बोलिए, है ना। तो पूछ देता है, अक्सर एग्जाम में आता है कि जो प्रिंसिपिया पुस्तक है किसकी पुस्तक है, किस मतलब कि किसने लिखा, तो ये न्यूटन ने लिखे थे और 1687 ईस्वी में। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों आप लोग का। आगे देखना है, न्यूटन का प्रथम गति नियम समझ लेते हैं। हम लोग को बस समझ लेना है, गोल मार देना है हम लोग को ज़्यादा डूबना नहीं है इस सब चीज़ों में। जब डूबना था तब तो डूबे ही होंगे आप लोग, यानी जब 12th पढ़ रहे होंगे तो पूरा डीप में पढ़े होंगे। बट अभी फ़िलहाल जो मतलब कि कंपटीशन के व्यू से, मतलब जो भी एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है वो हम बता देंगे। ऐसा नहीं कि 9th-10th को काम नहीं आएगा, उसको भी काम आ सकता है। तो चलिए प्रथम नियम समझते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना, ये स्टॉप है, मतलब कि रेस्ट में है। ये कैसा है? ये रेस्ट में है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए मोशन में है। किस में है? मोशन में। और ये बॉडी जो हमारा पहला नंबर हो गया, ये जब हमारा ये रेस्ट में है तो इस पर बल लगाएंगे अगर हम, तो ये चाहेगा कि हम रेस्ट में रहें। इसका जीता जाता एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं गिलास है, गिलास के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड के ऊपर अगर एक सिक्का है, तो अगर हम कार्ड को धक्का मारेंगे ना स्पीड में, तो सिक्का नीचे गिर जाएगा। तो क्या हो गया? तो सिक्का जो था वो अपना रेस्ट का प्रवृत्ति जो था, उसका जो नेचर था रेस्ट का, वो चाहा कि हम बनाए रखें, मगर कार्ड अचानक मोशन में आ गया। मोशन में आ गया जिसके कारण क्या होगा? सिक्का नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाह रहा था। इसका जो रखा हुआ था, जो कार्ड था जिस पर रखा हुआ है सिक्का, मतलब कि कार्ड पे रखा था, और कार्ड आगे निकल गया, सिक्का पानी में गिर गया। तो इसी का उदाहरण है ये। और दूसरा ये समझना है कि जैसे कि कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, और ये बॉडी मोशन में, इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ आ रहा है उधर से, साइकिल ही आ रहा है या कोई बाइक आ रहा है, उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमको भी डैमेज करे। यानी कि वो चाह रहा था, वो बाइक या जो भी चीज़ हो, कोई बॉडी मोशन में, गेंद ही आ रहा है, उसको हम रोक लेंगे, चोट लगता है ना कस के। क्यों? वो चाह रहा था, मोशन में था, उसी जिस मतलब कि जैसा पोजीशन में था, जैसा अवस्था में था, उसी अवस्था को बनाए रखना चाह रहा था कि हम उसी अवस्था में रहें, मगर उसके विपरीत बल लग गया जिसके कारण वो रुक गया। तो कोई भी वस्तु अगर अपने मतलब कि उसका जो भी अवस्था रहता है, चाहे अवस्था वो विराम के रहे, यानी कि रेस्ट का, या तो मोशन का सिचुएशन रहे उसके साथ, तो वो उसी में रहना चाहता है। यही मतलब कि जो अवस्था होता है ना, बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है वस्तु में, इसी को जड़त्व कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम यही है। इसमें न्यूटन का प्रथम गति नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था तथा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है। सरल रेखा यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन अगर बॉडी करेगा तो कुछ ज़्यादा रुकेगा, और जो सरल रेखा में रहेगा तो बॉडी थोड़ा सा ये कम रुकता है। तो इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया सरल रेखा का। तो बाकी डिटेल में और कुछ देखिएगा, कभी देखेंगे हम लोग। तो क्या होता है, एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे गैलीलियो का नियम कहा जाता है। अब जैसे समझना है, जैसे कोई बॉडी हमारा रेस्ट में था और दूसरा बॉडी हमारा मोशन में था। जब पहला बॉडी हमारा रेस्ट में था, ये बॉडी, ये वाला, ये बॉडी, जब हमारा पहला बॉडी ये रेस्ट में था, तो फिर देखो क्या हुआ था, यहाँ पर ये दोनों अपना अवस्था बनाए रखना चाह रहा था, मगर बल के कारण नहीं बना रखा पाया। तो यही जो अपना अवस्था बनाए रखता है ना, इसी को कहते हैं जड़त्व। यानी जड़त्व, जैसे मान लीजिए जड़त्व, यानी कि जड़त्व जो कहा जाता है, जड़त्व, तो ये क्या एक प्रकार से है ना, जड़। तो जड़ जैसे पेड़ का जड़ है, तो क्या चाहता है, इधर हिलना डुलना चाहता है, क्या नहीं, स्थिर रहना चाहता है। तो यही समझना है, और क्या, जड़त्व माने स्थिर रहना चाहता है, जैसा अगर जैसा में है वैसा में रहना चाहता है, यही समझना है। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम यही है कि जो चीज़ जैसा है वो उसी प्रवृत्ति में रहना चाहता है। कोई मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है। और यही बात को बताए थे गैलीलियो ने, और कहे थे कि ये जड़त्व है, इसी को जड़त्व कहते हैं। इसीलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को
जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो साहब ने दिए थे, इसलिए इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो प्रथम गति नियम खत्म हो गया दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। आगे समझते हैं, आगे समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना है कमेंट में। आगे देखो, अब बताना भी यार कि हाँ कैसा है, अच्छा लगे कमेंट जरूर करना है कि हाँ ठीक ठाक है। आगे समझो, अब इसी चीज़ के यहाँ पे लिख दिए हैं जड़त्व का नियम। यहाँ ज़्यादा कुछ लिखे नहीं, बस वही जो पढ़े था ना डेफिनेशन न्यूटन लॉ में, वही है। प्रत्येक वस्तु को अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी वस्तु उसका प्रवृत्ति ही ऐसा होता है, कुछ इमोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है। आप सोए हो, आप चाहते हो कि नहीं हम सोए रहें, जब तक कोई आपको उठावे ना, रात के बज रहा है 3 बज रहा है, आप चाहोगे हम सोए रहें, है ना। कोई उठाए ना, तंग करेगा, सो कोई उठाएगा तो परेशान हो जाओगे आप। तो वही बात है, कोई चीज़ होता है अपना प्रवृत्ति बनाए रखना चाहता है, तो इसी को जड़त्व कहते हैं। तो उसी का यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिए हैं। और जड़त्व को उदाहरण में देखना है यहाँ पर, जैसे कि आप देखते होंगे, अक्सर देखते होंगे कि लोग कंबल को डंडा से, छड़ से, डंडा से उसको पीटता है। तो पीटने से क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए हमारे एक कंबल था, इसके अंदर धूल था ना, इसके अंदर धूल था, और इसके अंदर धूल था, ये कंबल, ये था कंबल, यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा था। जब कंबल पे वार हुआ यहाँ पर, तो क्या हो गया, धूल यहीं पर रह गया और कंबल आगे निकल गया, जिसके कारण क्या हो गया, धूल नीचे गिर गया, कंबल उस साइड चला गया। तो ये एक एग्जाम्पल याद रखना है, जड़त्व के उदाहरण में कंबल को छड़ से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। उसी प्रकार जो पेड़ पर फल लगा होता है, पेड़ को हिला देते हैं तो हमारा फल रेस्ट में रहता है, अचानक पेड़ मोशन में आता है, फल नीचे गिर जाता है, फल वहीं रहना चाहता है, पेड़ हिलने लगता है, वो मोशन में जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है। फिर ये समझना है, मोटर कार के एकाएक चलने पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है या पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो देखते होंगे अक्सर गाड़ी वगैरह पर रहते होंगे, अचानक अगर गाड़ी क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेट होता है गाड़ी अगर अचानक, तो आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। ये हो गया। कांच के गिलास पर पोस्ट कार्ड रखकर उसके ऊपर एक सिक्का रखा जाए और पोस्ट कार्ड को एकाएक खींचा जाए तो सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये तो बड़ा कॉमन है, 9th 10th में पढ़े होंगे आप लोग। आगे देखना है इसमें, ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी याद रखना है। गोली मारने पर कांच में छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह जड़त्व के कारण होता है। सही बात है। अब मान लीजिए कि हमारा ये है कांच का टुकड़ा, अब गोली मारे, तो गोली मारेंगे तो क्या होगा ना, एक जगह पे एकदम पॉइंट पे जहाँ पे मारना चाहिए वहीं पर वही पार्ट मोशन में आएगा, बाकी पार्ट क्या रहेगा, वो रेस्ट में रह जाएगा, जिसके कारण वो पार्ट वहाँ पर छेद हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और बाकी ये रेस्ट में रह जाता है। मगर पत्थर मारने से क्या होता है, वो ज़्यादा बड़ा एरिया में करता है, तो पूरे को लगभग ये रेस्ट में नहीं रहने देता है। तो वो चाहता है कि रेस्ट में रहने देता ही नहीं है, तो पूरे फोड़ देता है। तो यही रीज़न रहता है कि गोली मारने से कांच छेद हो जाता है, मगर पत्थर मारने से कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जितने एग्जाम्पल देख रहे हैं सब ये जड़त्व का उदाहरण है। जैसे कि हमारा अगला देखें, तो जड़त्व के कारण ही रुकी हुई बस, गाड़ी के एकाएक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलते हुए गाड़ी के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जड़त्व के कारण किसी व्यक्ति को चलती गाड़ी से उतरते समय थोड़ी दूर दौड़ लगाकर उतरना चाहिए। यानी कुछ समझे, ट्रेन ही है, आदमी ट्रेन से उतरता है, जब ट्रेन से उतरता है आदमी, तो देखते होंगे अक्सर, या बस से ही उतरता है, देखते होंगे खलासी वगैरह जब उतरता है बस से, ड्राइवर ही कोई भी, ज़्यादातर खलासी, तो देखते होंगे कि ये दौड़ लगा के उतरता है। क्यों? क्योंकि अगर दौड़ नहीं लगाएगा तो क्या चाह, जैसे बस के साथ था, तब बस के साथ उसका बॉडी मोशन में था, और उसका बॉडी जब मोशन में था, जैसे आई बस, मान लो ये बस है ना, आई बस के में आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर बस चल रहा है, तो ये भी चल रहा है ना, मोशन में है। अब अचानक धरती तो हमारा एक प्रकार से रुका हुआ है, एक प्रकार से नहीं, रुका हुआ धरती, अब बस मोशन में, हमारा बॉडी भी मोशन में। जैसे हम इस पर पैर रखेंगे तो हमारा पैर तो ब्रेक मारेगा तुरंत, और हमारा बॉडी, मेरा जो ऊपर का हिस्सा है ये मोशन में रहेगा, हमारा नीचे का जो पैर है वो क्या जाएगा, रुक जाएगा, विराम में चलाएगा, रेस्ट में चलाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हम आगे की ओर फेंका जाएंगे। तो यही रीज़न रहता है दोस्तों, कहा जाता है कि जब गाड़ी से, चलती गाड़ी से अगर उतारना चाहिए तो दौड़ लगा लेना चाहिए, तो हम लोग गिरेंगे नहीं, बच जाएंगे गिरने से। चलिए, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक दिमाग में आपके छप गया होगा। अब आगे देखते हैं जड़त्व की माप। अब जो जड़त्व की माप है ये द्रव्यमान में की जाती है। अब समझिएगा इसको, ये अक्सर एग्जाम में याद आता है, लोग समझ में नहीं पाता कि जड़त्व की माप किस में करते हैं, 4 ऑप्शन दे देता है, लोग कन्फ्यूज रहता है कि आखिर माप किस में करते हैं जड़त्व का। तो जड़त्व का जो माप होता है वो द्रव्यमान में की जाती है। अब जैसे समझना है, कोई आदमी का वेट जो है 50 kg है, अब कोई आदमी का वेट 100 kg है, ठीक है, तो अगर ये मोशन में आएगा
तो उतना इसमें इनर्शिया नहीं रहेगा जितना इस 100 kg वाला में रहेगा। तो इसीलिए जड़त्व की जब माप होता है वो द्रव्यमान में किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कोई छत है, छत से आप कोई 5 किलो का चीज़ गिराइए पत्थर पे और कोई 50 किलो का चीज़ गिराइए पत्थर पे, कोई कड़ा चीज़ होना चाहिए। देखना जो 50 किलो का डैमेज ज़्यादा करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा मतलब कि इनर्शिया आ चुका और इनर्शिया आ गया, क्योंकि जितना मास रहता है उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना अधिक होगा। फिर इसी न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही बल की परिभाषा भी मिलती है। ये तो हर कोई जानता है, याद भी रखना है इसको। पता है छोटे छोटे बात में लोग कंफ्यूज कर जाता है, नहीं समझ में आता है, तो समझना है। अब समझ लेते हैं न्यूटन का दूसरा गति नियम। देखिए दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझिएगा। कह रहा है यहाँ पर किसी वस्तु के संवेग में, अब संवेग समझते हैं, नहीं समझते हैं आप? संवेग मतलब यानी कि संवेग को अगर हम p से बोलें तो p बराबर mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। यानी कोई वस्तु में मास भी है और उसमें वेलोसिटी अगर डाल देंगे और दोनों को अगर मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये हमारा मोमेंटम बन जाएगा। तो वही कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, यानी कि जैसे कि पहले समझा ही देते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। समानुपाती बोल रहा है, यानी कि जो हमारा जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? संवेग में परिवर्तन के। किस में होगा? संवेग में परिवर्तन के। तो परिवर्तन किसी प्रकार लिखा जाता है, जब किसी में जब चेंज लिखा जाता है ना फिजिक्स में, तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पे बताओ, जब ये इसको हटाएंगे हम तो लिखेंगे F इक्वल टू, इससे मतलब ये तो ये है ना, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसका P का फार्मूला क्या होता है? P बराबर मोमेंटम का mv। तो यहाँ लिख देंगे mv और नीचे dt, क्योंकि तो ले भी किए थे इसका। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये तो लिख दिए। अब आगे इसके आगे चरण में चलेंगे तो यहाँ पर हमारा जो m है ये क्या चीज़ है? ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा क्या? dv बाई के dt। और हमारे जो dv बाई dt यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, तो किसका फार्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी और टाइम, ये होता है फार्मूला एक्सेलरेशन का। किसका होता है? एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर m था, यहाँ पर m था और ये चेंज होकर क्या बन गया? एक्सेलरेशन। तो फाइनली हमारा फार्मूला निकल गया कि F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर ma निकल चुका है इसी से। तो इसी से यानी कि जो न्यूटन का दूसरा गति नियम होता है, इसी से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी जो बल का हमारा जो फोर्स बोलेंगे, मतलब कि हाँ इसी से फोर्स का हमको फार्मूला प्राप्त हो जाता है, इसी से न्यूटन के दूसरा गति नियम से। हमें लग रहा है आप लोग कन्फ्यूज पड़ गए होंगे। देखो हम यही बताना चाह रहे थे कि हमारा जो जैसे कि हमारा जो दूसरा नियम है न्यूटन का, ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, यानी संवेग मतलब ये मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन उस पर आरोपित बल, देखो बल ये आरोपित हो रहा है, बल के समानुपाती होता है। देखो समानुपाती का साइन है ना, बल के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी संवेग है, इस पर जो है ना जो बल होता है ये समानुपाती कार्य करता है। तो जो लिखा हुआ वो लिखें। अब फिर क्या किए, इसका फार्मूला लगाएं, यानी जैसे मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? mv। चूँकि चेंज हो रहा था समानुपाती होता है तो यहाँ पर लिख दिए mv फार्मूला में। और ये मास जो है हमारा, ये मास ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए और dv बाई के dt। ये किसका फार्मूला होता है? ये एक्सेलरेशन का होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। तो फाइनली हमारा क्या आ गया? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी किसका निकल गया फार्मूला? ये फोर्स का फार्मूला निकल गया। तो हम लोग देखें कि प्रथम गति नियम से न्यूटन का परिभाषा मिल रहा है और द्वितीय गति नियम से हमको न्यूटन क्या मिला? फार्मूला मिला। इसे हिंदी में बोलते हैं व्यंजक मिला। क्या बोलते हैं? व्यंजक मिल गया। तो समझ में आया यहाँ तक? तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा बल की दिशा में होती है। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? नहीं। आगे में देखो संवेग को भी डिफाइन कर दिया यहाँ पर, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग करते हैं। कोई वस्तु का द्रव्यमान यानी कि जैसे कि संवेग यानी कि मोमेंटम को देखेंगे तो किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास और उसके वेग यानी वेलोसिटी, दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसी को तो हम लोग संवेग कहते हैं। और चूँकि हमारा वेलोसिटी क्या है? ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। तो बोल सकते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है ये क्या है? हमारा ये हमारा सदिश राशि हो जाएगा। ये हमारा सदिश राशि है। और इसका SI मात्रक अगर निकालना है तो देखो इसका क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है? kg
अब वेलोसिटी का नहीं कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी मतलब एक प्रकार से चाल ही मगर वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, ध्यान लिख देंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो हो गया, निकल गया, मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा इसको, ये फार्मूला भी याद रखिएगा, संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, तो यानी कि द्रव्यमान को मास है, इसको वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसी के दौरान हम लोग पढ़ लेते हैं आवेग। आवेग समझते हैं, आवेग मतलब समझते हैं आप लोग, आवेग मतलब समझिए झटका एक प्रकार से। जैसे गेंद कैच करेंगे, तो गेंद कैच करेंगे हम, तो क्या झटका लगेगा ना, हमको लगेगा ना। मोटर बाइक में शॉकर लगाया जाता है, क्यों, ताकि झटका एब्जॉर्ब करे। बहुत सारा चीज़ इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है, तो समझना है इसको। तो कह रहा है किसी वस्तु पर आरोपित बल, यानी कोई वस्तु पर अगर हम बल लगाएं और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यानी कि आवेग को जे बराबर बोला जाता है। तो क्या कह रहा है कि आरोपित बल यानी फोर्स और काल कार्य करने के समय यानी जे बराबर एफ टी, ठीक है। और जिसमें से टी है, अब मान लो अब समय है, कोई भी चीज़ में अगर समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो उसमें फोर्स कम रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब मतलब गेंद कैच करते हैं ना, तो हाथ को पीछे खींचा जाता है। क्यों, हाथ को पीछे खींचेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो ये फोर्स कम हो जाएगा। जैसे कि समझना है इसको, हम लिखेंगे 2 गुने 3, तो इसका भी आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। और 3 गुने 2 लिखेंगे, फिर भी इसका आंसर 6 ही आएगा। मगर यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमारा मतलब कि देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो देखो हमारा फोर्स कम लग रहा है, चोट कम लगेगा। और यहाँ पर देखो क्या है कि टाइम देखो कम लग रहा है, तो फोर्स अधिक लग रहा है। तो यही रीज़न रहता है कि हम लोग जब उछलते हैं ना, हम लोग जब हाई जंप करते हैं किसी चीज़ में, तो हम लोग मिट्टी को कोड़ देते हैं वहाँ पर। क्यों, ताकि हमारा थोड़ा सा और टाइम लगे वहाँ पर, तो इम्पल्स वहाँ पर कम जाएगा, इम्पल्स कम जाएगा तो झटका कम लगेगा हमको। तो यही है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को ही आवेग या झटका कहते हैं। तो आवेग क्या है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। सब बात याद रखिए, साधारण सा छोटा छोटा बात है। बल कितने समय तक कार्य करता है, झटका उसी के अनुसार महसूस किया जाता है। छोटे समय तक झटका अधिक लगता है, जबकि समय के मान बढ़ने पर झटका कम लगता है। ये बात बता दिए हैं। और आवेग का फार्मूला हम लिखे थे अभी, जे बराबर एफ टी। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और टाइम का, मान लो टाइम का टी, तो मास का क्या बताए थे अभी, के जी होता है ना, मास का के जी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर टाइम ऊपर में गुना है, तो टाइम का भी सेकेंड लिखेंगे। तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया, था फाइनल बचा क्या, केजी मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम निकाले थे ना मोमेंटम का, क्या आया था मोमेंटम का, इसका भी आया था केजी मीटर पर सेकेंड। यानी कि आवेग का और हमारा फिर मोमेंटम का, यानी आवेग यानी इम्पल्स, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम होता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो कितना बार एग्जाम में आ जाएगा कि इसका दो, कौन सा 2 यूनिट का जो ये होता है एसआई मात्रक जो होता है वो सेम होता है। तो दोनों का, आवेग का भी और फिर हमारा इम्पल्स का, दोनों का एसआई मतलब जो मात्रा होता है ये वो सेम होता है। और हमारा आवेग भी एक स्वदेशी राज्य है, ठीक है दोस्तों। इसका उदाहरण देख लो दोस्तों, आवेग का उदाहरण वही जो बताए ना, वही सब है, कुछ अलग नहीं है। तो कह रहा है कि आवेगों को कम करने के लिए एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। सही बात है, टाइम जैसे कि अभी बताया था ना, जे बराबर एफ टी, इसके एग्जाम्पल भी दिए थे कि 3 गुने 2 और 2 गुने 3 दिए थे ना। तब बता, इसका दोनों का आंसर 6 ही आएगा, दोनों का आवेग तो सेम आएगा, मगर अंतर है, यहाँ पर टाइम कम लग रहा है, देखो फोर्स अधिक लग रहा है, यहाँ पर देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स कम लग रहा है। तो यही रीज़न रहता है, जब कैच करते समय हाथ को पीछे ले जाता है तो टाइम लग जाता ज़्यादा, तो क्या होता है, आवेग कम जाता है तो झटका कम लगता है। आवेग को झटका ही तो कहते हैं। कुछ है ये सब सिंपल है कि नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हवा बना देता है, इम्पल्स इम्पल्स। आगे देखो, और हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में यही सब आता है, यहाँ पर प्रूफ करने के नहीं आता है, बट जहाँ तक ज़रूरत रहता है उसको हम बता ही देते हैं। और आवेग को कम करने के लिए ऊंची कूद या लंबी कूद में मिट्टी को कोड़ दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में आवेगों को कम करने के लिए शॉकर लगाया जाता है। सब यही सब कॉमन कॉमन बात था दोस्तों, समझ गए होंगे ये बात को। चलो हम लोग समझ लेते हैं आगे न्यूटन के। ये तो एक सेकेंड, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, यहाँ पे द्वितीय लिखा गया था, इसको सही कर दिए। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम समझना है। ये तो बड़ा आसान नियम है ना दोस्तों, बहुत आसान है। दूसरा किसी किसी को हार्ड लगता है, वो भी आसान हो गया है ना। बल का व्यंजक किससे प्राप्त हुआ, बल का फार्मूला
वो दूसरा से प्राप्त हुआ हमको, वो दूसरे से मिला है। और तीसरा तो आसान है, एवरी एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन। एवरी एक्शन है आप क्या कहते हैं इसको, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन कहते हैं ना, यही बात कहते हैं शायद। तो थोड़ा बहुत कहीं गलती बोलेंगे तो माफ़ कर दीजिएगा। न्यूटन का तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया जो है बल के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाता है। सही बात है, कोई भी वस्तु है, अगर आप किसी को मारेंगे एक थप्पड़ तो आपको हाथ में भी चोट लगेगा। तो वही कह रहा है, जो मात्रा में समान और दिशा में एक दूसरे के विपरीत होता है। आप किसी के गाल पे मारेगा तो उसका गाल आपको मारेगा, है ना, जो आपको भी महसूस हाथ में होगा। तो जितना मात्रा में आप अप्लाई कीजिएगा उतना मात्रा में उधर से अभी अप्लाई होगा। ये अलग बात है कि आपका हाथ ज़्यादा कड़ा है तो चोट ज़्यादा लगेगा उसको, और उसको थोड़ा आपको थोड़ा कम महसूस होगा, मगर बल उतना ही लगेगा। अब देखो यहाँ पर न्यूटन के तृतीय गति की बल की प्रकृति या बल की विशेषता का पता चल जाता है। उसके विशेषता चलता है पता कि हाँ ये बल कैसा प्रकार का है, कितना ज़ोर से, कुछ भी चलता पता हमको। तो ये हो गया हमारा क्लियर। आगे समझना है उदाहरण इसका। तृतीय कुछ था ही नहीं। कहता है जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली भी मतलब कि बंदूक पर बल लगाती है। देखो ना कैसे हो गया यार, यहाँ पर बल लिखा गया, पर बल, बंदूक पर बल, कितना सही करें, बंदूक पर बल लगाती है अर्थात बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है। तो तृतीय गति नियम पर काम कर गया। रॉकेट भी न्यूटन के, सॉरी यहाँ पे द्वितीय लिखा हुआ है, यहाँ तृतीय करना है इसको, ठीक है, यहाँ द्वितीय लिखा गया, इसको तृतीय करना है कि रॉकेट भी न्यूटन के तृतीय गति नियम पर काम करता है। घोड़ा गाड़ी भी न्यूटन के, अरे यार क्या हो गया, तृतीय गति नियम के कारण आगे बढ़ता है। ज़मीन पर हम पैदल चलते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण। नाव से कूदते समय हम नाव को पीछे होकर धक्का देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ये सब के सब उदाहरण किसका है, तृतीय गति नियम के कारण। जहाँ जहाँ काटे हैं ना द्वितीय, वहाँ तृतीय कर लीजिएगा काट कर, ठीक है। स्पीड में लिखा जाता है यार, बहुत पता है। अभी हम स्टूडेंट हैं, हमको भी पढ़ना रहता है, यही रीजन रहता है कि वीडियो भी बना दो, उसी में लिखो, तैयार करो, बहुत टाइम लग जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलो ख़त्म हो गया हमारा न्यूटन का नियम, पूरे ख़त्म हो गए दोस्तों, कुछ नहीं छोड़े, सब खत्म हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तब बोल चुके हैं, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों में शेयर करना है, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। जब भी वीडियो डालेंगे इसको ज़रूर देखना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।